नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अब तक की जांच में यह साबित हो गया है कि डॉक्टर उमर नबी ने साजिश के तहत लाल किले के पास व्यस्त सड़क पर आत्मघाती हमला किया और मारा गया। साथ में मारे गए 15 मासूम निर्दोष लोग, 20 से ज्यादा घायल हुए। उमर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें फिदायीन हमले को खुदकुशी या आत्महत्या या आत्मघाती हमला नहीं, मार्टरडम ऑपरेशन बता रहा है, यानी शहीद होने वाला काम। यानी उसने लाल किले के पास धमाके की पूरी प्लानिंग पहले से की हुई थी। इतने सारे सबूतों के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हद कर रखी है। सांसद इमरान मसूद को आत्मघाती धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर आतंकवादी ही नहीं लगता। इमरान मसूद को उमर सिर्फ भटका हुआ नौजवान लगता है जो थोड़ा सा भटका 15 मासूम लोगों के घर तबाह कर दिए, 20 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें कई स्थायी रूप से अपंग हो गए। वो एक भटका हुआ नौजवान है। ये कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, ये वही नेता हैं, याद कीजिए, जिन्होंने कहा था एक बार चुनाव के दौरान कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये वही बयान देने वाले कांग्रेस के नेता हैं। अब कांग्रेस के नेता हैं, कह सकते हैं। उमर के साथ ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल सभी आतंकवादियों को उमर भटका हुआ नौजवान बताया जा रहा है। यानी इमरान मसूद को आतंकवादी घटना में हिंदू मुसलमान दिखने लगा है। समझ में आ सकता है क्या दिमाग में चल रहा है। इमरान मसूद ही क्यों, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का भी बयान सुनिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, या पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का तो ये तक कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से दिल्ली असुरक्षित हो गई। मतलब अगर नीति गलत है तो आतंकवादी आकर लोगों की हत्याएं कर दें, या आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, यहां पर नीतियां गलत हैं तो हर एक को आतंकवादी बनना चाहिए। शायद महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कह रही हैं। तो ये बयान ये बताते हैं कि इन्हें आतंकवादी हमले में, जी हां, इन्हें आतंकवादी हमले में मारे गए आम लोगों की चिंता नहीं है। आतंकवादियों के गुनाह पर पर्दा डालना है और अपने वोट बैंक की चिंता करना है। इमरान मसूद से हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने बात की। सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद इमरान मसूद जी। इमरान जी, जिस तरह से लाल किले के मेन एक्यूज उमर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि कैसे शहादत दी जाती है, उस पर उसने बात कही है। तो वो शहीद नहीं है। जिस आदमी ने खुदकुशी की हो और अपने साथ लोगों को मारने का काम किया हो, वो शहीद कैसे हो जाएगा? अरे बेगुनाह लोगों को तुमने मार दिया, अपनी जान ले ली और अपने साथ दूसरों की भी जान ले ली, तो तुम शहीद कहां से हो गए? तुम्हारे लिए जहन्नुम का ही रास्ता खुलेगा। सर, जिस तरीके से सरकार लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शंस ले रही है, आज सुबह भी ईडी के सर्चेज हुए थे, उसको यूनिवर्सिटी की क्या खता है? एक व्यक्ति की तो खता है, यूनिवर्सिटी की क्या खता है? किसी की कोई शिक्षण संस्थान है, आप जांच करिए, चेक करिए और बहुत गहनता के साथ जांच करिए, लेकिन किसी का उत्पीड़न मत करिए। सर, जिस तरीके से काफ़ी पढ़े लिखे युवाओं का इसमें रोल दिखा लाल किले ब्लास्ट वाले मामले में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? दिमाग कब किसका खराब हो जाए पता चलता है। पढ़े लिखे लोगों से वेल सेटल्ड, मतलब एक डॉक्टर हो जाता है तो सेटल हो जाता है ना। वेल सेटल्ड आदमी से आप ये उम्मीद कर सकते हो जो काम किया है। और जो आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बात उमर ने अपने वीडियो में कही है शहादत की, वो कहीं से भी शहादत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो कभी भी बेगुनाहों की जान नहीं ले सकते। विजय राजू के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। चलिए इस कार्यक्रम में देश का सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने एक आतंकवादी को भटका हुआ युवा बताया है। आखिर क्या ये एक राजनीति का हिस्सा है? कांग्रेस कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हिंदू मुसलमान बनाने पर क्यों लगी है? टेरर टेरर है, और अगर वो टेरर बाद में आ रहे जांच के हिस्से में साबित होता है या डॉक्टर उमर के खुद के वीडियो से साबित होता है, तो हिंदू मुसलमान बनाने की जरूरत क्या है? देश भर में धमाकों की साजिश रचने वाले टेररिस्ट कांग्रेस को सिर्फ भटके हुए युवा लगते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, खैर उमर अब्दुल्ला के बयान को तो हम एक बारगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि जो सेंटर की पॉलिसी है उसके चलते ये सारी चीजें दिल्ली असुरक्षित हो गई है। तो क्या सेंटर की पॉलिसी गड़बड़ होने से पूरे देश में टेररिस्ट पैदा हो जाएंगे? इनको क्यों धर्म दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। मुस्लिम नेताओं को क्यों आतंकवाद में धर्म दिख रहा है? और अगला, क्या कांग्रेस के लिए देश हित से बड़ा वोट हित
है। राजनीति ही सामने आ रही है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। वकार अहमद, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे। एडवोकेट नीलोफर मसूद मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस वक्त जुड़ जाएंगी। पहले मौका मैं एडवोकेट नीलोफर मसूद जी को ही देना चाहूँगा। महिला भी हैं और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी जो सरकार में मौजूद है उसकी नुमाइंदगी भी करती हैं। एडवोकेट नीलोफर, ये जो बयान सामने आए, मैं उतना ज़्यादा अभी उमर अब्दुल्ला के बयान को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती का बयान, इमरान मसूद का बयान, हुसैन दलवई का बयान, ये सारे बयान क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को केवल रिलीजन में बांट देने वाले हैं? जबकि डॉक्टर उमर का इकबालिया वो रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वो कह रहा है कि ये तो शहीद होने जैसा है। देखिए, मुझे लगता है टेररिज्म को एक रिलीजन के साथ जोड़ना ये बहुत ही ज्यादती होगी, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ दूसरे रिलीजन्स के लोग जो हैं वो भी सामने आए हैं। ना ये कि इससे पहले भी अगर कोई ऐसी आतंकवादी हरकत हो गई है, उसमें मैं ये नहीं कहूंगी खाली मुसलमान ही थे। तो मैं ये समझती हूँ और हमारी पार्टी भी ये समझती है कि जो टेररिज्म होता है इसका कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी मजहब, चाहे वो इस्लाम का मजहब है, वो ये नहीं सिखाता कि आप अमन जो है उसमें आप जख्म पहुंचाकर लोगों की, निहत्थे लोगों की आप जान ले ले। ये कोई भी रिलीजन नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। तो यहाँ पर हर एक रिलीजन एक ही चीज दर्शाता है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, इंसान है, जिसकी रक्षा हमें करनी है, न कि निहत्थे लोगों को हमें मारना है। एक ये चीज। और दूसरी चीज, अगर आप देख लेंगे कि डे वन से जो हमारा स्टैंड रहा है, चाहे हम पॉलिटिक्स में इस वक्त फर्स्ट रनर है या फर्स्ट रनर नहीं थे, उस वक्त भी हमने ये हमेशा कहा कि जो टेररिज्म है इसको कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती और ना ही जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि यही टेररिज्म जो है एक पीस, स्टेगनेंट पीस, जिसकी तलाश में जम्मू कश्मीर पिछले कितने ही दहाइयों से चला आ रहा है। और जहां कहीं जब भी कोई किरण नजर आती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं, तो देख लीजिए किस ट्रॉमा से यहाँ के लोगों को फिर से गुजरना पड़ता है। आप यकीन कीजिए, जिस ट्रॉमा का शिकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिनके बच्चे मुख्तलिफ रियासतों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर है अपने देशों से, या जिनके फैमिली मेंबर्स बाहर है, वो सब इस वक्त तशवीशनाक हालात में है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी जो शांति हमारी यहाँ चल रही है या कई किरण में नजर आ रही है, उसमें ऐसी चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक डॉक्टर चाहे उसमें एक है, दो है, जितने भी उसमें मुलवस है, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिल ही जाएगी, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है ये देख लेगी, या हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो देख लेंगे कहां तक कौन मुलवस है। लेकिन एक डीप पेनिट्रेट करने की बहुत जरूरत है कि ये क्या वजह है कि अब जो एजुकेटेड लोग हैं, कि जो डॉक्टर जिन्होंने अपने जिंदगियां सर्व की एक इस एजुकेशन को हासिल डिग्री करने के लिए, और वो इस रास्ते पर चले गए, तो ये बहुत चीज है कि इसको हमें सीरियसली कंसर्न है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही सेंसिटिव है। तो इस सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, क्योंकि मैं खुद भी वकालत करती हूँ, ऐसी चीजें ना हमसे अनजाने में हो जाए कि हम एविडेंस पूरा जो है उसका वाकई खुलासा हम टीवी पर करते हैं, दूसरों को हम वाकई सतर्क करते हैं इस चीजों वाकई को। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम इन इंफॉर्मेशन को बल्कि सेंसिटिव तरीके से अपने तक ही मोहताद में रखें। इसको वो नेशनल मीडिया पर जब हम ये चीजें बोलते हैं, कल ये हुआ, आज ये हुआ, अब ये होने वाला है, ऐसे होने वाला, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, देयर मस्ट बी सम पीपल हु आर बिहाइंड इट, जो अवेयर हो जाते हैं उन चीजों से। तो इस चीज को भी देखना होगा, क्या ये सही मानों में सही है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या ये जायज है कि हम उनको पूरे मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे भी मिसक्रेंट्स होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, दे मस्ट बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूंगी, देखिए दिल्ली जो है ये दिल हमारा है, ये जम्मू कश्मीर ही की नहीं बल्कि पूरी रियासत जो हमारी जो हमारा देश है उसका सेंट्रल पार्ट है। आप हार्ट में आप देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है हमारी, वहां अगर कहीं ऐसा इस किस्म का लैप्स हो जाता है, तो एक सवालिया निशान उठता है उन लोगों पर जो इस सिक्योरिटी के जिम्मेदार है। फिक्स करनी पड़ेगी जिम्मेदारियां कि क्या वजह है
इतना ज्यादा जो एक्सप्लोसिव लेकर कोई गाड़ी घूम रही है, कहीं वो खुदा न खास्ता ऐसी एरिया में नहीं जाता जहां डैमेज हो जाता है। देखिए हमने शायद मुझे लगता है 12 इसमें डेथ्स हो गई हैं अभी कल इसमें तक, ऐसी 15 न्यूज़ डेथ हो गई हैं एडवोकेट नीलोफर 15 मसूद, आप और देख लीजिए, 20 के 15 करीब इसमें इंजर्ड जख्मी हुए है हैं, लोग। जिसमें से तो कुछ आप देख लीजिए उन परमानेंटली लोगों की दिशा क्या डिसेबल हो गए। होगी, उनकी बिल्कुल उन फैमिलीज की क्या हालत होगी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। वो बेचारे सुबह घर से निकले थे कमाने के लिए, कोई किसी परेशानी में, कोई किसी परेशानी में, अब वो भी मुलवस हो गए, उनका क्या कसूर। तो हम तो सोते हैं घरों में आराम से ये सोचकर कि सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। अब जब दिल्ली में ये चीज हो रही है, हमारे ताज पर हमला हो रहा है, तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स मैं करने आपकी की बात को जरूरत मानता है। हूं, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि किला अंदर से खुला है, बाहर की बात नहीं है। ये हमारे यहाँ के पढ़ने वाले सारे लोग थे, ये किले का दरवाज़ा किसी अंदर वाले ने खोला है बाहर वाले को आने के लिए। लेकिन अब आपको पता है एडवोकेट नीलोफर मसूद, मैंने आपके इसीलिए पॉइंट्स को रोका नहीं, क्योंकि आप कानून की भी जानकारी बेहतरीन रखती हैं, चीज़ों को भी आप सामने अच्छी तरीके से रखती हैं, अदालत में भी और यहाँ भी रख रही हैं। लेकिन जब इन इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिशियंस इसे अपने फ़ायदे के लिए हिंदू और मुस्लिम में बांटना शुरू करते हैं, तो अजीब से सवाल उठते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। कल 2 लोगों की मौत हुई है जो इस इंसिडेंट में घायल हुए थे। एक का नाम विनय, वो हिंदू है, दूसरे का नाम हनीफ, वो मुस्लिम है। क्या यहाँ पर हम भी हिंदू मुस्लिम करने लगे? लेकिन हुसैन दलवाई कह रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को, मैं तो कान पर हाथ रख लिए जब मैंने उनको कल सुना। मैंने महबूबा मुफ्ती को सुना, जैसे ऐसा लगा कि उनको यही मौका मिला है एक वोट बैंक को काबू में करने का। और इमरान मसूद सब कुछ कहते कहते ये कह गए, जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि भटका हुआ नौजवान है, और उस नौजवान का वीडियो आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे फख्र है इसके ऊपर, इतने लोगों को जो भी कुछ किया, ये हम मार्टिडम ऑपरेशन है हमारा। अमित आनंद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित जी, 2 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल, ज्यादातर कांग्रेस के लोग हैं इसमें, ज्यादातर जो ज्यादा तादाद कांग्रेस की तरफ से उठी है, क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? प्रेजेंटली जो पॉलिटिकली कांग्रेस टिकी नहीं है, अभी जो भी इलेक्शंस की बात सामने है, तो ऐसे बयानों से क्या वो एक ख़ास हिस्से को अपने हक में करने की कोशिश कर रही है? और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहता हूँ और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि किले का दरवाज़ा अंदर के ही लोगों ने खोला है, बाहर वालों को तो बस आने का रास्ता मिला है, तो इसमें हमारी कमज़ोरी भी दिखती है। अमित, आपका जवाब। राजीव जी, सर्वप्रथम तो दिल्ली के दिल में जो छेद करने की कोशिश की गई है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, अगर हम सच में स्वीकारें तो ये जिहाद है। जिहाद जिहाद जिहाद, सिर्फ जिहाद। और जिस तरीके से इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरीके से गजवाए हिंद की जो सपना देखी है, मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो प्रारंभ किया था 712 ईस्वी में, वो आज तक चला रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्नों पर आता हूं। जिस तरीके से राजीव जी आपने प्रश्न किया कांग्रेस के लोगों का, जो आपने बयान दिखाया, मैं उनके बयानों पर भी आता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस के अभी इमरान मसूद साहब का बयान आप दिखा रहे थे और हुसैन दलवाई की बात कर रहे थे, हुसैन दलवाई साहब कह रहे थे कि आरएसएस की जांच होनी चाहिए। राजीव जी, 26/11 की बात जिस तरीके से अगर कसाब को नहीं पकड़ा होता और 788 पेज की पुस्तक कांग्रेस तैयार करवा चुकी थी कि इस 26/11 के पीछे आरएसएस का हाथ है, वो तो संजोग ईश्वर का हम लाख शुक्रगुजार करते हैं कि तुकाराम ने उस जिहादी को पकड़ लिया, कसाब को, और वो गिरफ्तार हो गया और कांग्रेस का धरा रह गया। 788 पेज की पुस्तक थी आरएसएस के खिलाफ। और आज दलवाई कल जिस तरीके से कह रहे थे और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे, ये क्या मानसिकता है? क्या बताना चाहते हैं? ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज जो आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाली जो ये अल अल्लाह यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी पे कभी जाकर राजीव जी देखिए, धौज में है, वो हरियाणा में पड़ता है। 11 और 12 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती है, भूमि आवंटित होता है, धौस गांव है, गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर है, वो तो सरकार। और दूसरी तरफ अभी मोहतरमा ये कह रही थी कि हमारे एजेंसियों के ऊपर जो कह रही थी, राजीव जी, ये एजेंसी अगर सतर्क नहीं होता
और 6 दिसंबर की जो योजना इनकी थी, आज देश के कई शहरों में इनका जो नेटवर्क था और देश के लाखों लोगों को मारने की योजना थी। मैं अपने उन सारे लोगों को और अपने एजेंसियों को, भारत सरकार के एजेंसियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि समय रहते उन्होंने इसको जांच में पकड़ लिया। और आज उसकी खामियाजा यह हुआ कि लोग पकड़े गए। और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले, कभी इस देश के लोगों ने कल्पना किया था क्या कि कोई एमबीबीएस, कोई डॉक्टर इस तरह की योजना कर सकता है? ये देश में पहले ऐसे हुआ नहीं था। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इमरान मसूद और दलबई जैसे लोग हैं, इनको सोचने की जरूरत है। आज पूरा हिंदुस्तान एक है। आज आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से हिंदुस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करने वाला देश है, इसको आतंकवाद कैसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ही ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राजनीति इससे शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। और आज देश की एजेंसियां जो काम कर रही है उस काबिले तारीफ है। नहीं तो आज शहर के शहर उजाड़ दिए गए रहते। आज जिस तरीके से 6 दिसंबर की योजना थी, जो एजेंसियों को पता चल रहा है, और ये बात कर रहे हैं, अरे 370 की बात कर रहे हैं। और आज आपने पता नहीं आपने दिखाया कि नहीं, आर्मी चीफ ने कहा कि 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर जो काम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वहां युवाओं ने जो पत्थर फेंक रहे थे, आतंकवादी संगठनों में से जुड़ रहे थे, आज देश की मुख्यधारा में जुड़े हैं। तो 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। पहले यह होता था कि लोग बता रहे थे, आर्मी चीफ, कि मैं किसी मोहतरमा से मिला कश्मीर में, वो कह रही थी कि पहले हमारे बच्चे जाते थे स्कूल में, उनसे कहा जाता था कि भारत का झंडा बना के लाना, उन्हें पता ही नहीं था कि भारत का झंडा क्या होता है। लेकिन 19 के बाद आज लोगों को पता चल गया है। स्कूल में जब पढ़ाया जाता है भारत का झंडा तो वो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कितना परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता इस देश की जनता जान गई है, तभी कांग्रेस का यह हश्र हो रहा है। और बाकी दल भी, आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, आज सभी दलों को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आतंकवाद को जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसे देशों को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति समझ से पड़े है। ठीक है अमित भाई आता हूं। आपने अपनी बात साफ रख दी, इसीलिए मैंने आपको रोका नहीं बीच में। लेकिन अब तक 15 डॉक्टर इसकी जद में आ चुके हैं और बताया जाता है कि अल-फलाह से 15 के करीब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया। उनसे एक बार पूछताछ करने की सोची गई, वो नाम सामने आए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है वो लोग फिलहाल है कहाँ। जब मिलेंगे शायद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनसे बातचीत जरूर करेगी। लेकिन इस बीच ये जो कुछ भी हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जिस पर हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहने देना चाहिए था, उस पर हिंदू मुसलमान का टैग लगाना, और वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी और कुछ ऐसी पार्टियों के जरिए जो शायद इस मौके को भुनाने की कोशिश में हैं, ये थोड़ा सा दिल को दुखाता जरूर है। हमारी पूरी कहानी जरा आपके सामने हम रखते हैं और तब तक हमारे बाकी मेहमान भी आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले के पास भीषण धमाका। लाल बत्ती पर भीड़-भाड़ के बीच आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी ने विस्फोट कर कार के साथ खुद को उड़ा लिया। लोगों के चीथड़े उड़ गए। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो चुका है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। शवों को पहचानना मुश्किल हो गया है। डीएनए जांच करवाने की नौबत आ पहुंची है। मासूम लोगों का आतंकी उमर से ना तो सीधा वास्ता था, ना ही किसी माध्यम से ही। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की एक सोची समझी आतंकी साजिश। प्लानिंग के तहत भीड़ के बीच आत्मघाती धमाका। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मामूली बात लगती। इमरान मसूद पढ़े लिखे आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी को भटका हुआ युवा बता रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा, दिल्ली धमाके के हमलावर भटके हुए युवा, आप मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये इस्लाम नहीं सिखाता। जो वीडियो आया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम में काबिले कबूल नहीं, हराम। देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप
ऐसे बात काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस वीडियो से सहमत नहीं है वो आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी का है। सूत्रों के मुताबिक उमर का यह वीडियो दिल्ली में धमाके से पहले का है। वीडियो में उमर कह रहा है एक बात जो नहीं समझी गई, ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन है, न कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास है। मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो उमर ने ब्लास्ट से पहले बनाया। इस वीडियो में ना तो उसके चेहरे पर कोई घबराहट दिख रही है, ना ही कोई हिचक। धमाके से पहले उसका फिदाइन हमले को जस्टिफाई करना उसकी आतंकी सोच को दिखाता है जो उसने लाल किले के पास अंजाम दिया। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को इस चेहरे के पीछे भटका हुआ युवा दिखाई दे रहा है। फिर तो इमरान मसूद को हाफिज सईद, मसूद अजहर भी भटका हुआ प्रौढ़ व्यक्ति दिखता होगा। कितना हास्यास्पद। निर्दोष लोगों को धमाका कर विभत्स मौत देने वाला आतंकी उमर और साजिश में शामिल तमाम आतंकी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भटके हुए युवा दिख रहे हैं। तो फिर इमरान मसूद को बताना चाहिए कि आतंकवादी होता कौन है। आतंकियों को बचाने वाले इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस का असली चेहरा फिर बेनकाब हुआ। आतंकी उमर ने मासूमों की हत्या की। कांग्रेस सांसद उसे भटका हुआ युवा बता रहे हैं। देश कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति से ऊपर रखने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। देखिए, एक तरफ तो आज एक वीडियो आया है जिसमें कि किस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड आतंकी था वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज़ ठहरा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और दूसरी तरफ उसी दिन पर स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर की तरह काम करते हुए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद बोलते हैं कि ये भटके हुए युवा है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए जब से ये आतंकी हमला हुआ है आतंकियों के बचाव में उतरा है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को जांच एजेंसियों ने फौरन ही आतंकी हमला नहीं बताया। लंबी जांच पड़ताल हुई। जैश के नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इस मॉड्यूल के आतंकियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। यानी कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही एजेंसियों ने दिल्ली धमाके के डॉक्टर उमर का आत्मघाती हमला माना। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों और उनके आका को सख्त और कड़ी चेतावनी दी है कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी। इमरान मसूद जिन्हें भटके हुए युवा बता रहे हैं, जानते हैं इनकी खतरनाक प्लानिंग क्या थी। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट हमला करना चाहते थे आतंकी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन रॉकेट से हमला, अधिक से अधिक लोगों को मारने की साजिश थी। उमर के दोस्त जसीर बिलाल उर्फ दानिश ने किया खुलासा। जसीर छोटे ड्रोन हथियार बनाने में माहिर है। ड्रोन हथियारों को मॉडिफाई करने की तकनीक जानता है। इमरान मसूद ही नहीं, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने भी दिल्ली धमाके को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में हुए धमाके के साथ आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाया। सवाल है कि कांग्रेस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी की हिमायती क्यों बन रही है। कांग्रेस आतंकवादी हमले में भी हिंदू मुसलमान की ओछी राजनीति क्यों कर रही है। क्या कांग्रेस के लिए मासूम और निर्दोष लोगों की मौत से ज्यादा अहमियत आतंकवादी रखते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल क्यों। आतंकियों को बचाने की कांग्रेस की ये कैसी विचारधारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर चर्चा करने की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। मैं हो सकता था यहाँ पर आज के दिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के
पुराने रिटायर्ड अधिकारी या एक्सपर्ट के साथ इस पूरे मामले पर कैसे काम होना चाहिए, कैसे काम हो रहा है और आगे ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर डिस्कशन ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। लेकिन आज मुझे चर्चा करनी पड़ रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी के उस रवैये की, उन बयानों की जिनकी शायद कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वकार अहमद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर। वकार भाई, कांग्रेस एन इस सारी जांच के बीच में ये कहती है ये सारी चीज़ें भटका हुआ नौजवान कर रहा है। क्या ये भटका हुआ नौजवान ही है? 15 लोग मार डाले, 20 लोग घायल हुए, कई सारे परमानेंटली डिसेबल्ड हैं और उसके बाद वो अपने वीडियो में कह रहा है कि ये मार्टेडम है, यानी वो शहीद होने की तैयारी कर रहा था। और कांग्रेस कहती है इस सब के पीछे कि ये भटके हुए हैं, इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस ना करें। जी, जैसे कांग्रेस का बयान है, इमरान मसूद इसके पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और ये इस तरह के लोग नेता कम, मैं तो कहूंगा कि ये लोग खुद एक बेवकूफ कह लें या एक्स्ट्रा चालाक कह लें, जिस तरह का आजम खान हो चाहे इमरान मसूद हो, जिस तरह के लोग बयान देते हैं तो ये तो उनकी पार्टी लाइन से हट के एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में बयान देते हैं। तो मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ, पूनावाला की जैसा पुराना पूनावाला जी पहले कांग्रेसी थे, लेकिन इनके बयान को कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इनको इन्हीं तक रखना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं किस पार्टी में कब चले जाएंगे, क्या भरोसा। नहीं वकार भाई, मैं कांग्रेस से इसलिए कांग्रेस का नाम ला रहा हूं और सबसे पुरानी पार्टी खुद को कहती है, एक नहीं है वकार भाई। हुसैन दलवाई ने भी यही कहा है कि जब आप जोर जुल्म करेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा। जोर जुल्म का इलाज यहां पर हर जगह अदालतें हैं, लोग जाते भी हैं, जा भी रहे हैं। आज की तारीख में जब सोशल मीडिया इतना ओपनली चीज़ों को सामने रखता है, क्या जोर जुल्म है तो हर कोई यही हरकत करे, कई सारे बेकसूरों को मार दे, अपनी बॉडी पर बम बांधकर। वकार अहमद भाई, इसके साथ इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं सेंटर की पॉलिसी ऐसी है कि दिल्ली में ये हालात पैदा हो गए। तो सेंटर की पॉलिसी है तो चेन्नई वाला कोई क्यों कर दे इस तरीके से, या नॉर्थ ईस्ट से कोई कर दे? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? खामोशी बड़े सवाल उठाती है। नहीं, देखिए, इस मामले में हम ये कहेंगे, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत में जो मुसलमान है वो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जिस तरह से अवैसी साहब बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, भले वो विदेश में जाकर के कुछ अच्छी बातें कर लेते हो, लेकिन जिस लाइन पे वो बच्चों को चला रहे हैं वो बहुत गलत लाइन है। उसी तरह से ये जो आतंकवादी हैं या जो भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो ये सच है कि अदालतें मौजूद हैं, इनको आज भी समझ में नहीं आता कि ये अदालत से हम कोई काम ले लें या मीडिया चैनल की मदद लेकर के हम अपनी दिक्कतों को बताएं, देश को उसका हल निकालें। उसके बजाय कोई सरकार बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि हमारी सरकार होगी तो हम देश को सही चलाएंगे। पाकिस्तान तो सही से चल नहीं पा रहा, बांग्लादेश सही से चल नहीं पा रहा है, और ये देश में सरकार बनाएंगे। और देश, और एक चीज और बहुत बड़ी गलती हुई है जो जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कश्मीर के लोगों को पूरे देश में जगह जगह बसाया गया कि वो वहां पत्थरबाजी ना करें, यहाँ एडमिशन करा दिया गया, वहां उनका यूनिवर्सिटी में बिला वजह एडमिशन कराया गया। हमको एक चीज और भी इस मॉडल में लगता है कि हम भी चेक करते रहते हैं क्या हो रहा है हम मुसलमानों के बीच में। ऐसा लगता है कि ये कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ ये लोग लगे हुए थे, तो कश्मीरियों के साथ बाकी मुसलमानों का पहले एक दूरी थी बहुत ज्यादा, लेकिन इधर इन लोगों के बस जाने की वजह से जो दोस्ती बढ़ी है वो भी हमारे लिए घातक हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से कश्मीर में दिक्कतें चल रही थी, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के जो मुसलमान थे उनसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी, इवन एहतजाज भी नहीं करते थे। कश्मीर में तो क्या एक बात बताइए वकार भाई, ये वाली आपकी बात मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लग रही है। जब मुल्क पूरा है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, तो इस पर पाबंदी लगाई और नहीं लगाई, ये मुझे समझ में नहीं आया आपका। वो तो कहीं भी जा सकते हैं। कश्मीर के लोगों में, सुनिए तो, कश्मीर के लोगों में ये कुछ लोग थोड़ी ना है। ऑब्जेक्शनेबल है। हाँ, मैं आ रहा हूँ नीलोफर जी, आ रहा हूँ, मैंने उनके सवाल उठाया, मैं जायज कीजिए जरा।
वकार अहमद इसको बताइए कि ये तो हम भी जा सकते हैं कहीं भी। मैं भी गया हूं बारामूला, मैं गया हूं बड़गाम, मैं गया हूं पुंछ। खतरे में पड़ेंगे, आप कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं नेशनल मीडिया के साथ? वकार अहमद क्यों आपको ऐसा लगा? कोई ना कोई है जिसने नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं अपनी बात वापस नहीं ले रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। हर एक रिलीजन में मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। एक मिनट नीलोफर जी, आ रहा हूं आपके पास। वकार अहमद आपने चीज को अलग तरफ मोड़ दिया। वकार अहमद ऐसी पाबंदी नहीं लग सकती किसी पर, लेकिन आपको क्यों लगा वकार अहमद? आप कह रहे हैं कि वो मिल रहे हैं लोगों के साथ, तो आप पत्थरबाजी हो रही थी, प्लीज कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट नीलोफर, एडवोकेट नीलोफर जरा बोलने दे, मैं आपके पास ही आ रहा हूं उसके बाद। जी, हमको जो हमने पहले भी इस चीज को फील किया है, हम लोग लगातार, हम लोग भी एक्टिविज्म करते हैं। कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के मुसलमानों से उनकी सोच अलग रहती है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, अब उनके साथ जैसे ये लखनऊ की जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन या समथिंग, जी डॉक्टर शाहीन, वहां जाती जी, वो कश्मीरियों के इन्फ्लुएंस में आती है और उसके बाद ये सब होता है। तो उसमें एक बात ये भी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो इसमें इंडिविजुअल जिम्मेदार है ना, इंडिविजुअल अपने ऊपर अपनी, नहीं वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी आप इस चीज को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल हर कोई है, ये कश्मीर के रहने वाले जितने लोग हैं या यूपी के रहने वाली तो यूपी की है ना, तो क्या अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि यूपी के जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसे एरिया में नहीं बांट सकते? वकार भाई, मेरा इत्तेफाक है, मैं ऐसे नहीं ले सकता। एडवोकेट नीलोफर, फिर उसके बाद मैं आनंद अमित का रुख करूंगा। देखिए इमरान साहब, जो यहाँ पर वकार साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नंदनीय है, कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी को लेकर, चाहे वो किसी चीज को भी लेकर, अमन पसंद यहाँ के लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, टेररिज्म ने जब चूज किया तो जम्मू कश्मीर को चूज किया। ये टेररिज्म तो दूसरे रियासतों में भी था, उसका मतलब को सारे लोग गलत हो गए। वकार साहब का ये कहना है एडवोकेट नीलोफर कि रेस्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान ऐसे नहीं थे, ये जो कुछ भी आया है ये कश्मीर के जरिए या फिर उस इलाके के जरिए आया है। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इससे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में तो सब ठीक है, वहां कुछ और है? शब्द है जो ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या दूसरी जगहों पर ब्लास्ट नहीं होते? तो क्या वहां पर वो सारे लोग हैं? अभी यहाँ पर आपने देखा मालेगांव में हुआ लास्ट टाइम 2006 में, तो सारे लोग जिम्मेदार थे। उसके बाद मस्जिद में, यहाँ मक्का मस्जिद में हुआ, उस ब्लास्ट में कौन लोग थे? समाजवादी जो ये हमारी ये है समझौता एक्सप्रेस, कहां पर ब्लास्ट हुआ, तो वो सारे लोग उस पर जिम्मेदार है। आप सब लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो टेररिज्म, सब टेररिस्ट यहाँ पर नहीं रहते। हाँ, एक जगह है जहां पर टेररिज्म का लोग निकले जिन्होंने चूज किया गन को, लेकिन अब तो शांति की तरफ सारे जा रहे हैं। मैं वकार भाई, एडवोकेट नीलोफर, एडवोकेट नीलोफर, लोग थे जो सड़कों पर निकल आए। एडवोकेट नीलोफर, मैंने वकार भाई को बोलकर उनके स्टेटमेंट को यहां पर कोई जगह देने की या उसको मानने की बात नहीं कही है। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कंडेम कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि ये गलत है, इस चीज को मैं नहीं ले सकता। लेकिन अनंत अमित, मैं आपका रुख क्या कर रहा हूं? कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो पाकिस्तान से आया और बहुत मैं खुशकिस्मत था कि मेरे साथ उस वक्त एक पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, एक बांग्लादेश से जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, दोनों मुस्लिम थे। और उनके सामने उस वीडियो में पाकिस्तान में वो शख्स कह रहा था जिहाद फी सबीलिल्लाह, और इसको कहते हुए वो दिल्ली ब्लास्ट के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। उसका कहना था कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद जायज़ है। ऐसा ही कुछ वीडियो डॉक्टर उमर का सामने आया है। ये भारत की पूरी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये तो उनकी सोच है। लेकिन भारत की एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अगर नेता ऐसी ही सोच को सामने रखने लगे तो फिर आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोग बहकेंगे फिर। निश्चित तौर पर राजीव जी, देखिए हमारी सरकार को विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन आपने देखा होगा कि 11 वर्षों के अंतरकाल में सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलावा ये पहली ऐसी घटना 10/11 को जो घटी है दिल्ली के लाल किला पे, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी सरकार ने भी कहा कि ये हम इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे निश्चित तौर पे, लेकिन जो घटना घटी है उसकी कितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन जिस जिहाद की बात कर रहे हैं हम, उसी जिहाद पे हम बात कर रहे थे कि हम ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है,
लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? अभी एडवोकेट साहिबा कह रही थी जिस तरीके से कि कई उल्लेख कर रही थी, लेकिन जिस मालेगांव की बात आप कर रही थी, उस मालेगांव में आप जिसकी तरफ केंद्रित कर रही थी, उस मालेगांव पे कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। और जो जिस तरीके से आतंक की बात कर रहे थे, भगवा आतंक की बात जो लोग कर रहे थे, यही कांग्रेस के लोग थे ना जो भगवा आतंक की बात कर रहे थे। हिंदू तालिबान की भी बात कही थी पी चिदम्बरम ने। जी बिल्कुल, पी चिदम्बरम और भी दिग्विजय सिंह ने, बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं नाम गिनाऊंगा तो मतलब सुबह से शाम हो जाए कांग्रेस के ऐसे नेताओं का। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन जो बात कर रही थी और जो अपने मैडम एक्स और मैडम जेड की बात जो कर रही थी, वो मुझे लगता है जैसे मोहम्मद के सरगना महमूद की बहन से बात कर रही थी। और ये साबित हो चुका है, 2013 से लगातार वो इस काम में लगी हुई थी। और ये जो इनकी योजना थी 6 दिसंबर की, बहुत बड़ी योजना थी राजीव जी। जिस तरीके से एनआईए जांच में पता चल रहा है, रोज अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी देश की जनता देख रही है, तो ये तबाही का जो आलम होता, ये किसी से अनंत अमित, अब मुझे एक और बात का जवाब दे दे। मैंने आपकी बात चलिए मान ली, आपने इतना सारा सामान यहाँ इकट्ठा हो गया, कहां थे हम लोग? क्या हम सोते हुए पकड़े नहीं गए? नहीं राजीव जी, बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन उनको कौन पकड़ा? जांच की एजेंसियों ने पकड़ा ना। ये 4 महीने से लगातार एजेंसियां का, उसके पहले गुजरात में और सुनिए, इसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का बड़ा रोल है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के उस अधिकारी ने उस पोस्टर को नहीं देखा होता, जिस पोस्टर से क्लू मिला, और उसके बाद फरीदाबाद तक ये सब निकल आया, ये तो बहुत बड़ी तैयारी। अगर वो पोस्टर नोटिस में नहीं आता तो हम यहाँ बहुत बड़ा। एडवोकेट नीलोफर, एक मिनट, एडवोकेट नीलोफर बोले। देखिए, वकार भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और बीजेपी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ कि जो अभी हमने 12 जानें खोई हुई हैं, जो श्रीनगर में ब्लास्ट हो गया पुलिस स्टेशन में, नौगाम में, आपको मालूम होना चाहिए उसमें सारे मुसलमान ही थे। तो वो बेचारे इसी कोशिश में थे कि रेड तो वहीं से स्टार्ट होगी, कहाँ कहाँ वो रेड कर रहे थे। तो वो जाने आपको शायद याद नहीं है, उन्होंने भी अपने देश के लिए निछावर कर दी। वो भी 12 मुसलमान है और जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये कहना कि सारे लोग ऐसे हैं, एडवोकेट नीलोफर, मैं भी सैल्यूट करता हूं उन पुलिस के लोगों को जिन्होंने वहां पर अपनी जानें गंवा दी। जानें नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पुलिस थी और उसका वो ऑफिसर था जिसने इतनी छोटी सी चीज को पकड़ा और उसने इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया। ये बात सही है कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है अनंत भाई, ये बात सही है कि हम सोते हुए पकड़े जरूर गए हैं, लेकिन अगर ये हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया जाएगा तो यही तो चाहते हैं वो लोग जिनको यहां पर आग लगानी है। बचिए इन चीजों से। वकार भाई, मेरे ख्याल से पूरा मुल्क सबका है, उनको पकड़ना है जो इस मुल्क में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट नीलोफर, अनंत भाई और वकार भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन आप आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूं, एक बड़ी खबर का रुख करता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में अनबन की बातें सामने आने लगी हैं। शिंदे गुट का कोई भी मिनिस्टर कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचा। फडणवीस कैबिनेट की बैठक में शिंदे गुट ने किनारा कर लिया। बैठक में सिर्फ एकनाथ शिंदे और संजय शिरसाट ही मौजूद थे। अब ये दोनों क्यों मौजूद थे अगर कोई और नहीं पहुंचा? क्या ऐसी बात हो गई? क्या जिस चीज़ के ये सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे कर दिया है, क्या वो बयान एकनाथ शिंदे और शिवसेना के ऊपर असर करने लगे हैं? ये भी बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। लेकिन चर्चाएं शुरू हैं इस वक्त इस मीटिंग में ना पहुंचने के बाद। जल्दी ये भी स्पष्ट होगा कि क्या ये असली हैं या इसके पीछे भी कुछ बातें ऐसी हैं जो जानबूझकर उठाई गई हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का कोई मंत्री यहाँ पर इस बैठक में नहीं पहुँचा। केवल संजय शिरसाट और एकनाथ शिंदे ही इस बैठक में पहुंचे प्रतिनिधित्व करने के लिए। खैर, एकनाथ शिंदे जहां पहुंचे, माना जाएगा कि शिवसेना भी वहीं पर है, लेकिन जब सभी को पहुंचना था और सब नहीं पहुंचे तो सवाल उठते हैं। शाहिद अंसारी मेरे साथ रिपोर्टर इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुंबई से। शाहिद, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब विपक्षी पार्टियों को सुन रहे थे
कि बीजेपी ने एक तय रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे कर दिया है और बीजेपी इसी तरीके से अपनी सहयोगी पार्टियों का वजूद खत्म कर देती है। इस तरह के बहुत इल्जाम लगे थे। आज की मीटिंग में क्या ये माना जाए कि इसी का एक तस्वीर उपजती दिख रही है, या फिर मैं ये मानूं कि ये सब कुछ केवल ऐसे ही चर्चाओं का दौर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? शाहिद। राजीव देखिए, दरअसल हम इससे पहले सुनते आ रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में जो है फूट पड़ गई है और एक दूसरे के जो है शायद आने वाला जो चुनाव है इस दौरान जो है ये नहीं होंगे उसमें शामिल। लेकिन आज जो हमने देखा है वो महायुति में भी जो है कुछ इसी तरह से जो है मिलता जुलता जो है नजरिया जो है देखने को मिला। जो आज कैबिनेट मीटिंग रही है इस दौरान जो है कई सारे लीडर जो है शिंदे सेना के जो लीडर थे वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए सिवाय संजय सिरसाट के। अब इस दौरान जो है देखिए कैबिनेट मीटिंग जो भी होती है राजीव वो बहुत अहम बैठक होती है। हफ्ते की जो है पूरी एक चर्चा होती है, राज्य के विकास और उसको लेकर जो है बातें होती है और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसको लेकर जो है क्या किया जाए इन सारी चीजों पर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है इन पर बातचीत होती है। अब बातचीत के तभी होगी जब दोनों पार्टियों के जो समावेश होगा, उनके लीडर जब वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि हर सियासी पार्टी से जो है मंत्री है, हर सियासी पार्टी से एक लीडर है, उसके हर एक के विभाग की बात होती है। लेकिन आज जो मंजर देखने को मिला है ये बेहद चौंका देने वाला था। सिर्फ जो है संजय सिरसाट दिखे शिंदे सेना से और एकनाथ शिंदे, बाकी जो लोग थे वो यहाँ से कोई भी नजर नहीं आया। अब देखिए इसके बाद जो है जब बातचीत की गई तो कई लोगों से जो बीजेपी के जो लीडर रहे हैं उनसे भी बातचीत की गई और उसके साथ साथ जो है जो महायुति के जो लोग रहे लीडर उनसे भी पूछा गया, तो कोई भी जो है इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहता था। दूसरा जो है देखिए जब इन सारे लोगों बातों को लेकर जब बात की गई चंद्रशेखर बावनकुले से, तो उन्होंने कहा कि असल में 2 मीटिंग थी और एक मीटिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की जो है बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों को लेकर थी। दूसरी जो है जो राज्य में जो अटैक हो रहे हैं तेंदुओं के इसको लेकर थी। तो और उन्होंने एक और बात वजह बताया कि बहुत सारे जो चूंकि आगामी जो चुनाव है इसको लेकर अपने अपने जगहों पर चले गए हैं। बहुत सारी सियासी पार्टी से जो है एक दूसरे दल में भी जाने की चीजें आती है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि यहाँ पे जो है इस तरह से अगर कोई शामिल नहीं हुआ, देखिए राजू 2-4 लोग भी होते तो बोलते हैं ना कि कहने को नहीं होता और इज्जत जो है रह जाती कि हाँ शामिल थे। लेकिन आज जो चीजें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं उस खटास उस तलखी की उपज जो है राजीव वो देखने को मिली है। वाकई अब वो उपज कैसे देखने को मिली है, अब देखिए कि एकनाथ शिंदे मौजूद है, भाई उनको तो मौजूद रहना है क्योंकि पार्टी के लीडर है। संजय सिरसाट मौजूद थे, इसके अलावा क्या इतने सारे लीडर, ऐसा कौन सा काम आ गया कि उनको कैबिनेट छोड़कर जाना पड़ा? तो सवालात तो उठ ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि सवाल के सही इत्मीनान बख्श जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। जी राजीव, वाकई इत्मीनान बख्श जवाब अभी तक नहीं मिला है और अगर नहीं मिला तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलने लगेंगी जो फिर दूरी को अच्छी तरीके से डिफाइन भी कर देंगी। शायद बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ।